आज मैं कामाक्षी सिंह आपको सुनाऊंगी हरिशंकर परसाई का व्यंग रिसर्च का चक्कर। मैं काका की सलाह मानकर फजीहत में पड़ गया। एक दिन वे कहने लगे, आयुष्मान, कोई लेबल अपने ऊपर चिपका लो वरना किसी दिन जेल चले जाओगे। तुम्हें बेकार घूमते देखकर किसी दिन कोई पुलिस वाला पूछेगा, क्या नाम है तेरा, बाप का नाम क्या है, कहाँ नौकरी करता है। तुम अपना और बाप का नाम तो बता दोगे, पर तीसरे सवाल के जवाब में कहोगे नौकरी कहीं नहीं करता। यह सुनकर पुलिस वाला कहेगा, नौकरी नहीं करता, तब कोई चोर उचक्का है तू, वह तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। इस देश में जो किसी की नौकरी नहीं करता वह चोर समझा जाता है। गुलामी के सिवा शराफत की कोई पहचान हम जानते ही नहीं है। मैंने कहा, काका तो फिर विश्वविद्यालय में रिसर्च करने लगो, वह नौकरी नहीं है, फिर भी इज्जत देती है। बहुत से लोग पुलिस के डर से रिसर्च करते हैं। एमए करने से नौकरी मिलने तक जो काम किया जाता है उसे रिसर्च कहते हैं। वह दफ्तर जाने के पहले किया गया हरिस्मरण है। इसलिए अधिकांश शोध प्रबंध विष्णु सहस्त्रनाम है, यानी उनमें एक ही बात 1000 तरह से कही जाती है। काका की बात से मेरी दबी एक इच्छा जाग उठी। कुछ साल पहले एमए करने के बाद रिसर्च करने की मेरी इच्छा थी, पर मेरे विभागाध्यक्ष तब मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध पहला दर्जा ले आया था। बात यह थी कि मेरा एक सहपाठी गुरुदेव को घर तक पहुंचाता था और उनका बिस्तर लगाकर उन्हें लोरी गाकर सुनाता था। मैं उन्हें सिर्फ चौराहे तक पहुंचाता था क्योंकि मुझे लोरी नहीं आती थी। उन्होंने उस सहपाठी को प्रथम श्रेणी का वर दिया था और मुझे द्वितीय श्रेणी का शाप, पर किसी कारण से शाप और वर बदल गए। गुरु बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझे रिसर्च नहीं करने दी। अब वे नहीं थे। उनके विरोधी सिंह गुट ने उन्हें अपने दल समेत निकलवा दिया था। अब उनकी जगह डॉक्टर सक्सेना आ गए थे। मेरी वह दमित इच्छा जाग उठी और मुझे काका की बात पट गई। मैं दूसरे दिन डॉक्टर सक्सेना के बंगले में पहुंचा। वे अपने अध्ययन कक्ष में 3-4 शोध छात्रों के साथ बैठे थे। मैंने आचार्य को नमस्कार किया और अपना परिचय देने ही वाला था कि वे छात्र उठे और मुझे पकड़कर जबरन आचार्य के चरणों में पटक दिया। एक ने उनके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लगा दी। मैंने अकबकाकर कहा, अरे क्या करते हो? एक छात्र ने समझाया, हम आपको नियम सिखा रहे हैं। इस कमरे में आचार्य जी सिर्फ छात्रों को प्रवेश देते हैं। बगल के कमरे में वे दूसरे लोगों से मिलते हैं, जैसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों से, कार्यकारिणी के सदस्यों से, नेताओं से। इस कमरे में जो भी आता है उसे आचार्य जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना पड़ता है और उनके चरणों की रज माथे पर लगानी पड़ती है। तुम देखते नहीं हो, भक्तों के लिए चरण रज हमेशा तैयार रखते हैं। मैंने कहा, और उस कमरे में क्या होता है, वहां का क्या नियम है? छात्र बोला, उस कमरे के बारे में जिज्ञासा से भी पाप लगता है। उस कमरे में गुरुदेव अपने हाथ धोकर जाते हैं। मैंने आचार्य के गंदे पांव और साफ हाथों की तरफ देखा और वह छवि मेरे हृदय में हमेशा के लिए बस गई। मुझे अब बैठने की अनुमति मिल गई। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं रिसर्च करना चाहता हूं। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने प्रभाव डालने के इरादे से कहा, मुझ में ज्ञान की पिपासा है। मैं किसी विषय का गंभीर और सर्वांग अध्ययन करना चाहता हूं। आचार्य जी बोले, तुम्हारी उम्र कम नहीं है, पर तुम में अभी भी स्कूली बच्चों की तरह ज्ञान के प्रति उत्साह है। यह प्रौढ़ मानस का लक्षण नहीं है। अच्छा, पहले यह बताओ, तुम कौन जात हो? मैं इस सवाल से अचानक चकरा गया। जाति सूचक उपनाम मैंने वर्षों पहले छोड़ दिया था। मुझे लगा कि मैंने संविधान पर जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लिया। मेरी उलझन देखकर आचार्य ने पूछा, ब्राह्मण की कायस्थ? मैंने कहा, दोनों नहीं। उन्होंने पूछा, मगर तुम्हें कौन अच्छा लगता है, ब्राह्मण की कायस्थ? यहाँ ब्राह्मणों के अपना गुट बना रखा है, जिसके नेता हैं डॉक्टर शर्मा।
हमने भी अपना गुट बना रखा है, कायस्थ गुट। उसके नेतृत्व का भार मुझ अकिंचन पर है। तुम अगर ब्राह्मण गुट के प्रति निष्ठावान हो तो डॉक्टर शर्मा के पास जाओ, वे तुम्हारा प्रबंध करेंगे। अगर, मैंने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ब्राह्मण कायस्थ गुट में शामिल नहीं हो सकता? उन्होंने कहा, हो सकता है, स्वार्थ जाति और धर्म से ऊपर की निष्ठा है। मैंने पूछा, उपकुलपति जी किस गुट की तरफ हैं? आचार्य जी ने कहा, उनकी मां कायस्थ थी और पिता ब्राह्मण थे, इसलिए वे कभी इस तरफ झुकते हैं और कभी उस तरफ। तुम अपना तय करो। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं तय करके ही आया हूं। मैंने अपने सारे नाते तोड़कर सिर्फ आपसे संबंध रखा है। नाते सकल राम ते मनीयत, एक निष्ठ भक्ति का यह सूत्र मैं जानता हूं। डॉक्टर साहब प्रसन्न हुए, कहने लगे, तुम्हारी निष्ठा से हम प्रसन्न हैं। हम तुम्हें डॉक्टरेट दिलवाएंगे। तुम रिसर्च शुरू करो, पर पहले रिसर्च का अर्थ समझ लो। इसका अर्थ है फिर से खोजना, यानी जो पहले ही खोजा जा चुका है उसे फिर से खोजना रिसर्च कहलाता है। जो हमारे ग्रंथों में है उसे तुम्हें फिर से खोजना है। भारत के विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसरान हमारे विरोधी हैं, उनके ग्रंथों और निष्कर्षों को तुम्हें नहीं देखना है, क्योंकि तब तुम्हारा काम रिसर्च न होकर सर्च हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालय ज्ञान का विशाल कुंड है। इसमें जितना ज्ञान भर सकता है उतना भरा हुआ है, लबालब भरा है। इसमें अगर बाहर से और ज्ञान लाकर भरा जाएगा तो यह कुंड फूट जाएगा। तुम जानते हो, घासा बांध टूटने से दिल्ली के आसपास कितना विनाश हुआ था। हर अध्यापक और हर छात्र का यह कर्तव्य है कि इस कुंड में बाहर से ज्ञान ना डाले, वरना बांध टूटेगा और विनाश फैलेगा। ऐसे हर छेद पर उंगली रखे रहो जहां से ज्ञान भीतर घुस रहा हो। मैं नतमस्तक उनके उपदेश सुनता रहा। उन्होंने विस्तार से मुझे अपने कर्तव्य समझाए। बीच बीच में उन छात्रों की तरफ देखकर कहते, क्यों झूठ कहता हूं? वे कोरस में बोलते, नहीं, सच कहते हैं। अब आचार्य ने कहा, अब तुम थोड़ी देर बैठकर सुनो, ये छात्र क्या शोध करके लाए हैं। हाँ, तुम लोग एक के बाद एक अपना शोध पत्र पढ़ो। पहले छात्र ने पढ़ा, जिसका सार यह है कि परसों डॉक्टर शर्मा कहीं कार पर घूमने गए थे। साथ में उनकी पत्नी और बच्चे थे। यहां से चौथे मील पर कार का पेट्रोल खत्म हो गया। तब वे सब लोग पैदल यहां तक आए। फिर रात को डॉक्टर शर्मा नौकर के साथ पेट्रोल लेकर गए और तब कार लेकर आए। डिपार्टमेंट में सब छिपकर हंस रहे थे। यह सुनकर आचार्य खूब जोर जोर से हंसने लगे। बीच में कहते, सब पैदल आए, ही। फिर पेट्रोल लेकर गए, ही। उन्हें हंसते देखकर वे छात्र भी ठहाके लगाने लगे। मुझे हंसी नहीं आ रही थी। एक छात्र ने कहा, आप हंसते क्यों नहीं हैं? शुरू से ही अनुशासन भंग कर रहे हैं, आगे क्या होगा? मैंने इस अवसर पर अपनी प्रतिभा दिखाई। कहा, मैं सोच रहा हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आप जैसे पारंगत शोधकर्ताओं का ध्यान क्यों नहीं गया। किस विषय पर? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, इस पर कि कार में वह जो स्त्री थी वह डॉक्टर शर्मा की पत्नी ही थी या कोई और। वे सब चकित रह गए। आचार्य ने तो खुशी से मुझे अपने गले से लगा लिया। कहने लगे, वाह, इसे कहते हैं शोध प्रतिभा। मैं इतने सालों से रिसर्च करवा रहा हूं, पर यह बात मेरी दृष्टि से भी ओझल हो गई। यंग मैन, तुम असाधारण हो। तुम्हें शोध कराकर मुझे गौरव मिलेगा। मेरा रंग जम गया। दूसरे ने जो रिसर्च पेपर पढ़ा उसका सार यह था कि डॉक्टर शर्मा के गुट का एक अध्यापक कार्यकारिणी के एक ठेकेदार सदस्य के घर गया और उसे लेकर उप कुलपति के बंगले पर गया। वहां वे लोग लगभग 1 घंटा रहे। इसके बाद वे बाहर निकले और 5 मिनट हंसते हुए बातें करते रहे। इसी तरह बाकी ने भी अपने अपने शोध निबंध पढ़े। आचार्य जी ने हम लोगों से कहा, अब तुम लोगों को मैं एक विशेष विषय पर काम दे रहा हूं। तुम जानते हो, अभी इस राज्य में मुख्यमंत्री बदला है। तुम्हें 1 सप्ताह में शोध करना है कि उसका विश्वविद्यालय पर क्या असर पड़ेगा। पूरी तरह पता लगाओ कि किस अध्यापक के उनसे कैसे संबंध है।
कौन लोग अपने को उनका आदमी कहते हैं, कौन अभी तक अपने को पुराने मुख्यमंत्री का आदमी कहते हैं, उपकुलपति उनके कृपा पात्र हैं या नहीं, और वे किन बातों से खुश होते हैं। देखो, इस विषय पर बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि इसी पर तुम्हारे थीसिस की योग्यता निर्भर है। आचार्य ने जो नया विषय शोध के लिए दिया था, उस पर सबसे अच्छा काम मैंने ही किया। जब मैंने वह शोध पत्र आचार्य के सामने पढ़ा, तो वे खुशी से उछल पड़े। कहने लगे, नियम यदि बाधक न होते तो मैं इसी वक्त डीलिट दिला देता। पर एक दिन आचार्य ने थोड़ी नाराजगी जाहिर की थी। उनके पास रिपोर्ट पहुंची थी कि मैं चौराहे पर विरोधी गुट के एक अध्यापक के साथ पान खा रहा था। मैंने कैफियत दी कि वह सिर्फ संयोग की बात थी। वे बोले, मगर तुम उसके साथ हंस भी तो रहे थे। यह गलत है। एक निष्ठता के बिना शोध नहीं होता। तुम्हें उस तरफ के लोगों की छाया से भी दूर रहना चाहिए। उस दिन मैंने बड़ी सावधानी बरती, लेकिन डॉक्टर होना मेरी किस्मत में नहीं था। एक शाम को आचार्य जी ने मुझे बुलाया, कमरे के सब दरवाजे बंद करके बोले, देखो, डीन की फिर नियुक्ति होने वाली है। वह शर्मा का बच्चा फिर कोशिश कर रहा है। वह मेरा एकमात्र प्रतिद्वंदी है। जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो, तो वह रास्ते से हट जाएगा और मैं डीन हो जाऊंगा। उन्होंने जेब से एक थैली निकालकर मेरे हाथ में दी और कहा, इसमें गांजा है, इसे डॉक्टर शर्मा के घर में चुपचाप डाल देना, और फिर किसी पब्लिक फोन से बिना अपना नाम बताए पुलिस को खबर कर देना। मैं एक क्षण तो खड़ा रहा, फिर गांजा टेबल पर फेंककर फुर्ती से दरवाजा खोलकर जो भागा, तो आज तक नहीं गया। धन्यवाद।